हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में कितनी हैं, कौन कौन सी अनुसूची किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अनुसूचियाँ की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। अब बात करें पहली अनुसूची की, अनुसूची नंबर 1। तो अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अर्थात भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसके बारे में उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। तो इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है अर्थात भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इस अनुसूची में है। नोट लगा के लिखने वाली बात है भाई। नए राज्य अथवा नए केंद्र शासित प्रदेश का नए राज्य या नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन व नामों का उल्लेख इस अनुसूची में है। तो नए राज्य नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन का नामों का उल्लेख किस अनुसूची में है? इस अनुसूची में है। और इसी अनुसूची में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। तो कौन सी अनुसूची में? इसी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। यदि कोई नए राज्य का गठन कर रहे हैं, किसी नए राज्य का नाम परिवर्तित कर रहे हैं, तो कौन से राज्य किस अनुसूची के तहत संशोधन किया जाएगा? तो अनुसूची 1 के तहत इसमें संशोधन किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है वो कब हुआ है? तो 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इनको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव और दादर नागर हवेली और इनका क्या किया गया? विलय करके इनको एक बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले कितने थे? 2 थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट इसके बाद में देखें अनुसूची नंबर 2। तो अनुसूची नंबर 2, अनुसूची 2, तो अनुसूची 2 में उल्लेख है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 2 में है। तो इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, नोट, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण इनको वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि इनको वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है। इसके बाद में अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3, तो अनुसूची 3 में है जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख है। तो अनुसूची नंबर 3 में किनकी शपथ का उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख, तो शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 3 में है। नोट लगा के लिखने वाली बात है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल इस अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेदों में किया हुआ है। तो यदि अपन राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। और अनुच्छेद 69 गुणंतर के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति की शपथ और किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित जो राज्यपाल जिस राज्य से संबंधित होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसे क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। तो उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अनुसूची की बात करें, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में उल्लेख है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, वो कौन से अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 4 में है। तो राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में राज्यों के लिए जो सीटों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 4 में। इस अनुसूची में जो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं वो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है, कितनी? 31। और राजस्थान की राज्यसभा में सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। इसके बाद में अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5। तो अनुसूची 5 में जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, और उल्लेख है। अनुसूची नंबर 6, अनुसूची 6 में जो अनुसूची 5 के अलावा अनुसूचित क्षेत्र जो बच जाते हैं, जैसे इस अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय। इस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। तो इस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। और याद रखना है कि इस अनुसूची में मिजोरम शामिल नहीं है, मणिपुर शामिल नहीं है। इस अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं है, ये याद रखना है। इसके बाद में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको कौन घोषित करता है? तो उसको राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और हाल ही में जो कुछ राजस्थान का हिस्सा भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अनुसूची देखें, अनुसूची नंबर 7। तो अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। और इन विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर अधिकार या कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बनाएगी। और इनके पास कितने विषय हैं ये इस अनुसूची में उल्लेखित है। तो अनुसूची नंबर 7, अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है।
तो 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं? तो सूची का नाम, कानून निर्माण कौन करेगा, उस पर कानून कौन बनाएगी, इसके बाद में विषय और गणना कितनों से की जा रही है, इन विषयों की गणना। तो सूची का नाम देखें तो नंबर 1 पर संघ सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार। संघ सरकार उस पर कानून बनाएगी। और इनको विषय कितने प्रधान हैं? तो 97 इनको विषय प्रधान है। और अब ये वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 100 हो चुके हैं। तो अब ये विषय कितने हो गए, इनकी गणना कितने में की जाएगी? 100 में, क्योंकि मूल संविधान में 97 विषय थे, अब ये कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। इसके बाद में देखें तो नंबर 2 राज्य सूची। और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार को विषय प्रधान है 66। और गणना कितनों से की जा रही है? 62 से, क्योंकि इनके जो 5 विषय थे वो समवर्ती सूची में शामिल हो गए हैं। इसके बाद में अनुसूची नंबर 3 समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगी? तो दोनों बनाती हैं, दोनों इस पर कानून बनाती हैं। और मतभेद की स्थिति पर, मतभेद की स्थिति हो जाने पर तो किनका मान्य होगा? संघ सरकार का मान्य होगा, संघ सरकार का मान्य होगा। और इनको कितने विषय हैं? तो पहले 47 थे, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। तो अब इनके विषय कितने हैं? 100, 62 और 52, ये याद रखना है भाई। तो अनुसूची नंबर 7 ये थी अपने पास। नेक्स्ट इसके बाद में देखें अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं के बारे में संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अनुसूची नंबर 8 किनसे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में भाषाएं, तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 21वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18 भाषाएं। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन के बाद में 71वां संविधान संशोधन के बाद में 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ? 2003 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। और 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं। बोडो जोड़ी गई। कौन कौन सी थी वो 4 भाषाएं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 18 और 4 कितनी हो गई?
22 भाषाएं हुई। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अनुसूची नंबर 8 भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और कौन कौन सी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट इसके बाद में देखें नौवीं अनुसूची। तो इसके बाद में नौवीं अनुसूची के बारे में, तो नौवीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ी गई। और नौवीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का उल्लेख इस अनुसूची में है, क्योंकि इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य था जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो भूमि सुधार संबंधित कानून है उन पर अपना हस्तक्षेप न करे, इस कारण से इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो अनुसूची नौवीं ये किन से संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित इस अनुसूची के तहत भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया। मतलब कि ये सरकार की सोची समझी साजिश थी, जिस कारण से इस अनुसूची को जोड़ा गया, क्योंकि कोई भी विषय यदि इस अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो उस पर न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से इस अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसके बाद में तो इस अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची को जोड़ा गया। और इस अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 31A। तो अनुच्छेद 31A में उल्लेखित है कि लोकहित वाद के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत के तहत लोकहित वाद के लिए भूमि अधिग्रहण करने का उल्लेख इस अनुच्छेद में है। और अनुच्छेद 31B के तहत जो भूमि अधिग्रहण की गई है, जो भूमि अधिग्रहण की गई है वो न्यायपालिका के
न्यायपालिका के दायरे से बाहर होगी। मतलब न्यायपालिका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इस अनुसूची में अब तक कितने विषय इसमें आ चुके हैं? 284 विषय आ चुके हैं। और ये विषय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। तब आया अपने पास एक वाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में कहा गया। तो इस अनुसूची के तहत, इस अनुसूची में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, और ये वाद कब का है? 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 का वाद है ये। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि इस अनुसूची में कोई भी विषय शामिल होगा और वो मूल संविधान का उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी, उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी। मतलब 23 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई विषय इस अनुसूची में शामिल होगा और वो कानून मूल संविधान का यदि उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे क्या कर देगी? रद्द कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी, उस कानून को क्या कर देगी? रद्द कर देगी, समाप्त कर देगी। तो 1973 के बाद इसमें कम विषय जुड़े, जिसके कारण इसमें संख्या में थोड़ी कमी आई है। तो अब तक वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 284 विषय हैं। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में कहा गया, कोई विषय यदि इस सूची में शामिल होगा और वो कानून मूल संविधान का उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका उसे क्या कर देगी? अमान्य घोषित कर देगी। नेक्स्ट इसके बाद में देखें अनुसूची नंबर 10। तो अनुसूची नंबर 10 दल बदल से संबंधित है। और दल बदल अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 10 किनसे संबंधित है? दल बदल संबंधित। अनुसूची 10 को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया और कहा गया कि यदि 1/3 से अधिक सांसद या विधायक यदि दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि 1/3 से 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी।
इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थायी सरकार का गठन करना, क्योंकि कोई भी सरकार स्थायी पूर्ण रूप से 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से कभी किसी पार्टी का सदस्य किस पार्टी में चला जाता था, तो उस कारण से स्थायी सरकार का गठन नहीं हो पा रहा था। तो उनके लिए 1/3 सदस्य फिक्स कर दिए गए कि यदि कोई 1/3 सदस्य उनसे अधिक सांसद या विधायक किसी अन्य दल में शामिल होंगे तब तो उनका दल बदल माना जाएगा, और यदि उनका 1/3 से कम सदस्य या विधायक या सांसद दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। फिर 51वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत यह है, यहाँ 2/1/3 की जगह 2/3 से अधिक सांसद या विधायक यदि दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो इनकी संख्या कितनी कर दी गई, 2/3। जैसे मानते हैं, जैसे कोई भी पार्टी में जैसे मान लो 10 सीट है, तो 10 सीट का मतलब हो गया कि 10 सीट का मतलब यदि 10 सांसद हैं उस पार्टी के अंदर, और 10 सांसद में से यदि 2/3 इनका 2/3 देखें तो लगभग 3 मतलब लगभग 7 के आसपास सदस्य यदि दल बदल करेंगे तब तो वो दल बदल माना जाएगा, और यदि 7 से कम हो जाएंगे तब वो दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अनुसूची की बात करें तो नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 जो किनसे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, और इनको विषय 29 विषय प्रदान किए गए। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ी गई, और पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय, 29 विषय दिए गए। अनुसूची नंबर 12। अनुसूची 12 किन से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित, और इनको कितने विषय दिए गए, इनको काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। और किस संविधान संशोधन 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो इस अनुसूची को जोड़ा गया।